Good morning, my dear friends. This is Richa Agrawal. Today I am here to take a new video of reproduction in organisms part 2nd of class 12th. In my previous video, I am explaining what is reproduction, what are the organisms, and now let's start the next part of this chapter, artificial vegetative propagation. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में मैंने आपको 2 मेथड्स बताए थे. फर्स्ट इज़ नेचुरल मेथड एंड सेकंड इज़ आर्टिफिशियल मेथड. जैसा कि इसके नाम से शो हो रहा है, आर्टिफिशियल मीन्स जो मैन मेड यानी ह्यूमन मेड मेथड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मेथड्स. द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट बाय मैन मेड मेथड इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन. वो प्रोसेस जिसमें बहुत सारे प्लांट्स, एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स ह्यूमन बींग्स मेथड्स के द्वारा ग्रो कराए जा सकते हैं, दे आर कॉल्ड. This process is known as artificial propagation. There are 3 common methods for artificial propagation. First is cutting, second grafting, and third is layering. In cutting, a cutting is separated portion of root, stem और leaf. जैसा कि आप जानते हो कि जो प्लांट्स में ग्रोथ होती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, वो प्लांट ऑर्गन्स के द्वारा होता है. प्लांट ऑर्गन्स कौन से होते हैं? लीफ है, रूट्स है, स्टेम है. ये प्लांट्स के ऑर्गन्स होते हैं जिनसे हम न्यू प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं. तो कटिंग में हम कुछ भी ले सकते हैं, रूट, स्टेम और लीफ, यानी कि कुछ भी से मतलब जो प्लांट जिससे ग्रो हो सकता है, जिस ऑर्गन के थ्रू हो सकता है ग्रो, उस पार्ट को लेते हैं. इट इज़ ए वेरी कॉमन मेथड एम्प्लॉयड फॉर आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन मेथड. ये एक बहुत ही कॉमन मेथड होता है. मोस्टली ह्यूमन बींग्स जो होते हैं इस मेथड के द्वारा न्यू प्लांट्स को ग्रो करते हैं. इन दिस मेथड कटिंग ऑफ ए प्लांट, पेरेंट प्लांट हैविंग सम बर्ड्स ऑन इट टेकन एंड इट्स लोअर पार्ट इज बरीड इन द मॉइस्ट सॉइल. इस मेथड में पेरेंट प्लांट की कटिंग को लेते हैं जिसमें कुछ बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं और उसके पार्ट को हम मॉइस्ट सॉइल कहते हैं, गीली मिट्टी में बरीड कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं. आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द कटिंग डेवलप्स रूट्स ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट्स. तो जो कटिंग होने के बाद जो रूट्स डेवलप होती हैं उस शूट में, उससे एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है. इसे हम कहते हैं कटिंग. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे शुगर केन का स्टेम हम लेते हैं, अगर उसको हम उसके पीसीस करते हैं, आपने देखा होगा शुगर केन के ऊपर स्मॉल बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं. अगर हम उस स्टेम को वहाँ से कट करके मॉइस्ट सॉइल में बरीड करते हैं तो वहाँ पर कुछ दिनों के बाद वहाँ पर रूट्स ग्रो कर जाती हैं और वो रूट्स जब ग्रो करती हैं तो उससे एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है. रोजेज़ के स्टेम से हम नए प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं. ग्रेप्स की जो क्रीपर्स होते हैं, ग्रेप्स की जो बेलें होती हैं, क्रीप्स होती हैं, उनके स्टेम से हम न्यू क्रीपर्स को तैयार कर सकते हैं. ये बहुत तेज़ी से और बहुत बड़े स्केल पर रैपिडली प्रोपेगेट होती हैं स्टेम कटिंग के द्वारा. ठीक है. एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम है. ब्रायोफाइलम को हिंदी में कहते हैं घावबेल प्लांट. तो ब्रायोफाइलम की लीव्स पर बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं. कटिंग के द्वारा हम ब्रायोफाइलम की लीव्स को जब हम सॉइल मॉइस्ट में बरीड करते हैं तो उससे न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है. टैमारिन यानी इमली के पौधे की जो रूट्स होती हैं उससे हम नया पौधा तैयार कर सकते हैं. इसी तरह से स्टेम्स में मैंने आपको बता ही दिया है, शुगर केन, रोज, ग्रेप्स, ये किसके एग्जाम्पल हैं? कटिंग के. नेक्स्ट होता है हमारा लेयरिंग. देखिए मैंने इसमें ये डायग्राम शो किया है, पिक्चर शो की है, जिसमें प्लांट्स के स्टेम से कट करके एक नया उस स्टेम को सॉइल में प्लेस कर दिया गया है. उस स्टेम में नीचे देखिए रूट्स ग्रो हो रही हैं और ये रूट्स जो होती हैं नए प्लांट को डेवलप करने में हेल्प करती हैं. नाउ नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग. ये बहुत ही कॉमन मेथड है, आपने देखा भी होगा. जैसे रोज में देखा होगा कि हम जब हम 2 प्लांट्स के कैरेक्टर्स को 1 प्लांट में ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग. लेकिन जब हम इसमें स्टेम्स का यूज़ करते हैं तो इस 2 स्टेम्स को आपस में बांध देते हैं कट करके, और इस तरह से बांधते हैं कि इस तरह से टाई अप करते हैं कि वो इजीली लूज ना हो और दोनों प्लांट्स के कैरेक्टर्स एक ही प्लांट में ग्रो कर जाएं. इट इज़ अ मेथड इन विच द कट स्टेम ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट्स आर जॉइंड टुगेदर इन सच ए वे दैट द 2 स्टेम्स जॉइन एंड ग्रो एज ए सिंगल प्लांट. इस मेथड में हम स्टेम्स को कट करते हैं 2 डिफरेंट प्लांट्स की, जिसमें से एक में रूट्स प्रेजेंट होती हैं और एक में रूट्स नहीं होती हैं. ठीक है. उनको ज्वाइन कर देते हैं एक साथ इस तरह से कि दोनों स्टेम इजीली ज्वाइन हो जाएं और एक दूसरे से कस के बंध जाएं और
हेलेना एंड ग्रोज एज ए सिंगल प्लांट, और वो धीरे धीरे फिर बाद में एक सिंगल प्लांट के रूप में ग्रो कर जाते हैं। द कट स्टेम ऑफ प्लांट हैविंग रूट्स इज कॉल्ड स्टॉक, यानी कि कट स्टेम का जो प्लांट होता है जिसमें रूट्स प्रेजेंट होती हैं, जिस पार्ट में रूट प्रेजेंट होती हैं, दिस इज कॉल्ड स्टॉक। और जो दूसरा पार्ट होता है जिसमें रूट्स प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि जिसमें जो विदाउट रूट्स का पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड स्कॉइन। एंड द एग्जाम्पल्स आर rose, apple, plum, peach, mango, etc. are the example for grafting process. देखिए इट इज़ ए स्कॉइन जिसमें रूट्स प्रेजेंट नहीं होंगी, एंड दिस इज ए स्टॉक जिसमें रूट्स प्रेजेंट होंगी। और उनको जब हम इस तरह से प्लेस कर देते हैं और इस तरह से इसको फिर बांध देंगे जिससे कि ये एक दूसरे के साथ कसकर यानी कि बाइंड हो जाएं, टाइप हो जाएं और हिले ना और इजीली ग्रो कर सकें। नेक्स्ट इज लेयरिंग। लेयरिंग मीन्स प्लांट्स को सॉइल में या एयर में लेयर कर देता है और प्लांट्स की उन ब्रांचेस में रूट्स को डेवलप किया जाता है, दैट इज कॉल्ड लेयरिंग। इन दिस मेथड स्टेम और प्लांट ब्रांच आर चूजन फॉर प्रोपेगेशन, रिमेन अटैच टू द पेरेंट प्लांट टिल इट इज प्रोड्यूस्ड एडवेंटेशियस रूट, यानी कि इस मेथड में स्टेम या प्लांट की वो ब्रांच को चूज करते हैं जिसमें प्रोपेगेशन किया जाना है, जिसकी लेयरिंग की जा रही है और वो अपने पेरेंट प्लांट से कनेक्ट होता है। ठीक, जब तक उसको अलग नहीं किया जाता जब तक कि उसमें एडवेंटेशियस रूट यानी कि उसमें नई रूट्स डेवलप ना हो जाए, उस ब्रांच में नई रूट्स डेवलप ना हो जाएं। लेयरिंग को 2 टाइप्स में किया जाता है, फर्स्टली ग्राउंड लेयरिंग एंड सेकेंड इज एयर लेयरिंग। ग्राउंड लेयरिंग मीन्स उस ब्रांच को झुकाकर सॉइल में बरीड कर दिया जाता है, मॉइस्ट सॉइल में बरीड कर दिया जाता है कुछ समय के लिए जब तक कि उसमें रूट्स डेवलप ना हो जाएं। दूसरा, ब्रांचेस जो नीचे की तरफ नहीं झुक सकती हैं उनको एयर में ही मिट्टी और कपड़े के या टाट जो होती है, बोरी जो होती है, उसकी हेल्प से बांध दिया जाता है जब तक कि उसमें रूट्स डेवलप ना हो जाएं। ग्राउंड लेयरिंग जैसे इट स्टेम इज कैपेबल ऑफ बेंडिंग एंड द सेलेक्टेड ब्रांचेस बेंड डाउन टू द सॉइल, यानी कि ये किसमें ग्राउंड लेयरिंग किसमें की जाती है, जिसमें स्टेम्स जो होती हैं वो बैंड होने में बैंडिंग को सपोर्ट करती हैं, यानी कि जो इजीली बैंड हो सकती हैं उनको बैंड कर देते हैं और सॉइल में बरीड कर देते हैं जब कुछ समय के लिए, जब तक कि उनमें एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप ना हो जाएं। सेकंड इज एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग में क्या होता है, इन इट बार्क ऑफ द चूजन ब्रांच इज कट बाय ग्राइंडिंग और रिंगिंग नियर द बेस, यानी कि इसमें जो चूजन ब्रांच है उसकी ब्रांच बेस को यानी कि उसकी बार्क को रिमूव कर देते हैं ग्राइंडिंग या रिंगिंग करके। व्हेन द रूट्स अपीयर द स्टेम इज कट ब्लो, और उसको फिर सॉइल और मॉइस्ट कपड़े से लपेट कर अच्छे से बांध देते हैं, इट इज़ कॉल्ड एयर लेयरिंग। ठीक है, और जब उसमें रूट अपीयर हो जाती हैं तो उसको पेरेंट बॉडी से कट कर देते हैं और अलग करके सॉइल में बरीड कर देते हैं। इस तरह से उसमें एक नया ट्री डेवलप हो जाता है। दिस मेथड इज़ यूज्ड इन लीची, सिट्रस, गुआवा, जैस्मीन, ग्रेप वाइन, ऑरेंज एक्सेट्रा, इन सब में इस मेथड को यूज़ किया जाता है। एंड लास्ट, इसके बाद एक मेथड और होता है दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है, इस मेथड में प्लांट्स का जो प्रोपेगेशन किया जाता है उनके सेल, टिश्यू और ऑर्गन्स को कल्चर किया जाता है लैब में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। इनिशियली दिस फॉर्म्स एन अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स कॉल्ड कैलस। तो जब लैब में इन सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन्स को कल्चर्ड किया जाता है तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं एंड दैट द ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कैलस। प्लांट के इस ग्रुप को क्या कहते हैं जो तेज़ी से ग्रो करता है लैब में, कैलस कहते हैं। और ये कैलस फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है स्मॉल प्लांटलेट्स को डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए, यानी कि जब हम इस कैलस को प्लेस कर देते हैं सॉइल में तो ये डिफरेंट स्मॉल प्लांटलेट्स को डेवलप करता है। नाउ नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताए थे 2 टाइप्स के रिप्रोडक्शन थे, फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था जिसमें सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है केवल, दिस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जिसमें सेक्स ऑर्गन्स का यूज़ नहीं होता है। ठीक है,
जिसमें सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और सेक्स ऑर्गन्स इसमें हेल्प करते हैं किसके लिए, रिप्रोडक्शन में। It is called sexual reproduction. It involves the formation of male and female gametes in same individual or different individual of opposite sex. इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है सेम इंडिविजुअल के या अलग अलग अपोजिट सेक्स के इंडिविजुअल्स के बीच में। ऑल ऑर्गेनिज्म रीच द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी बिफोर दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जब वो एक स्टेज तक पहुंचते हैं यानी कि ग्रोथ और मैच्योरिटी की स्टेज पर पहुंचते हैं तब जब तक कि वो रिप्रोड्यूस ना कर लें सेक्सुअली, यानी कि जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो एक ग्रोथ और मैच्योरिटी की स्टेज पर पहुंच जाते हैं। इसमें 3 फेजेस होती हैं आपकी। फर्स्ट इज देयर आर 3 फेजेस। फर्स्ट इज जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज किसे कहते हैं, इन एनिमल्स द पीरियड ऑफ ग्रोथ टू अटेंड मैच्योरिटी, यानी कि वो ग्रोथ का वो पीरियड जहाँ पर वो मैच्योरिटी गेन कर लेता है इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। और इस फेज को प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज कहते हैं। ठीक है, एनिमल्स में जुवेनाइल फेज कहते हैं और प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज कहते हैं। दिस पीरियड ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म ग्रोज टू अटेन द सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। यानी कि इसको कह सकते हैं हम इसे पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिफोर इट कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। ठीक है, सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज किसे कहते हैं हम, दिस फेज इज फॉलोड बाय अनदर फेज व्हेन द ऑर्गेनिज्म स्टार्ट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। वो फेज जो किसी दूसरी फेज के द्वारा फॉलो की जाती है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, दिस फेज इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज। एंड द लास्ट फेज इज सेनेसेंट फेज, यानी कि ओल्ड एज फेज। ओल्ड एज फेज, ओल्ड एज फेज किसे कहते हैं, जिसमें जो हमारी ओल्ड एज यानी कि जिसमें हमारी रिप्रोडक्टिव जो फेज होती है जब वो खत्म हो जाती है। द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट ऑफ अनदर फेज कॉल्ड सेनेसेंट फेज, यानी कि ओल्ड एज। इट इज़ द लास्ट फेज इन द लाइफ साइकिल। ये लाइफ साइकिल की यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल की लास्ट फेज होती है जिसके बाद ऑर्गेनिज्म डाई अप हो जाता है। इन एंजियोस्पर्म्स एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज कंप्लीट एज सून एज दे स्टार्ट फ्लावरिंग। एंजियोस्पर्म्स में वेजिटेटिव फेज के खत्म होने पर या पूरी होने पर वो फ्लावरिंग करना यानी कि उनमें रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट हो जाती है। सेनेसेंट फेज, जब रिप्रोडक्टिव फेज एंड होती है देन द फेज इज कॉल्ड सेनेसेंट फेज और ओल्ड एज। इसके बाद इंडिविजुअल डाई अप हो जाता है। नेक्स्ट इज फ्लावरिंग इन प्लांट्स। इन एनुअल एंड बायएनुअल प्लांट्स फ्लावरिंग इन वंस और ट्वाइस इन ए ईयर। एनुअल और बायएनुअल प्लांट्स जो होते हैं उसमें फ्लावरिंग जो होती है वो 1 या 2 बार होती है साल में। इन दीज प्लांट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेनेसेंट फेज आर क्लियरली आइडेंटिफाई। इन प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज को हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि राइस, वीट, मैरीगोल्ड और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। हम इसमें इजीली फेजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन सम प्लांट्स फ्लावर्स अकर सेवरल टाइम्स इन पर्टिकुलर सीजन। कुछ प्लांट्स में जो फ्लावरिंग होती है वो पर्टिकुलर सीजन में सेवरल टाइम्स होती है। इन सम प्लांट्स फ्लावरिंग अकर्स ओनली वंस इन ए लाइफ टाइम। कुछ प्लांट्स में जो फ्लावरिंग होती है वो उनके पूरे लाइफ टाइम में केवल 1 बार होती है और उसके बाद प्लांट डाई अप हो जाता है। जैसे बैम्बू प्लांट होता है वो लाइफ में केवल 1 टाइम ही फ्लावर्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक, दूसरा है आपका बैम्बू प्लांट, दूसरा है आपका कुरंजी प्लांट यानी कि स्ट्रॉबिलेंथस कुंथैनिया। ये फ्लावर जो होता है वो 12 ईयर्स में केवल 1 बार फ्लावर को प्रोड्यूस करता है। इसको हिंदी में कहते हैं नीला कुरंजी प्लांट। नीला कुरंजी प्लांट जो होता है वो हिली एरियाज में पाया जाता है मोस्टली और इसका जो फ्लावरिंग टाइम होता है वो सितंबर टू अक्टूबर होता है। और लास्ट इसने जो किया था वो 2006 में किया था। 2006 में इसमें फ्लावरिंग प्रोड्यूस हुई थी जिसमें
इतने सारे फ्लावर्स प्रोड्यूस हुए थे कि वो फ्लावर्स उन हिली एरियाज के ऊपर जब गिरे थे तो वो ऐसा लगा था जैसे किसी ने ब्लू कारपेट बिछा दिया है। तो जब ये फ्लावर्स जो होते हैं, ये जो वहाँ के जो टूरिस्ट होते हैं उनको अट्रैक्ट करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इन एनिमल्स। एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव साइकिल, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इज सीजनल। एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सीजनल होता है। बर्ड्स ले एग्स ओनली इन ए स्पेसिफिक सीजन। बर्ड्स जो होती हैं वो एक स्पेसिफिक सीजन में यानी कि किसी एक पर्टिकुलर सीजन में ही एग्स को ले करती हैं। द प्लेसेंटल एनिमल्स एग्जिबिट रिप्रोडक्टिव साइकिल दैट लीड्स टू चेंज इन ओवरीज एंड हार्मोन्स लेवल्स। और जो प्लेसेंटल एनिमल्स होते हैं जो बेबीज को बर्थ करते हैं यानी कि जो विविपेरस होते हैं, दे एग्जिबिट रिप्रोडक्टिव साइकिल, उनमें एक रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है जिससे ओवरीज में चेंजेस, उनकी ओवरीज और हार्मोन्स में चेंजेस होते हैं और वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होते हैं। फर्स्ट इज प्लेसेंटल एनिमल्स में ऑस्ट्रच साइकिल्स होता है। ये 2 टाइप्स के साइकिल्स होते हैं, ऑस्ट्रच साइकिल्स एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। ऑस्ट्रच साइकिल्स कहते हैं हम जो एक हीट पीरियड होता है कि जो आपके नॉन प्राइमेट्स होते हैं वो इसी पीरियड में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं। इट इज़ द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ नॉन प्राइमेट्स लाइक काउ, डॉग, रैट, टाइगर्स एक्सेट्रा। ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है नॉन प्राइमेट्स का जिसमें जैसे आते हैं डॉग, रैट, टाइगर, काउ, इसी एक पर्टिकुलर साइकिल में ही, इस पर्टिकुलर पीरियड में ही वो रिप्रोड्यूस करते हैं। दीज एनिमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव ओनली इन दिस स्पेसिफिक सीजन। ये एनिमल्स रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं केवल इस एक स्पेसिफिक सीजन्स में, इसलिए इनको सीजनल ब्रीडर्स कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे कहते हैं? इट इज़ द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ प्राइमेट्स। ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है प्राइमेट्स का, जैसे मंकी, एप्स, ह्यूमंस, ये जो होते हैं ये रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, अपने रिप्रोडक्टिव फेज में हर समय। सो दे आर कॉल्ड कंटिन्यूस ब्रीडर्स, इसलिए इनको कंटिन्यूस ब्रीडर्स बोला जाता है। नाउ क्लियर ऑस्ट्रिच साइकिल। ऑस्ट्रिच साइकिल्स कहते हैं यानी कि द फीमेल्स of non-primate mammals like cow, sheep, rat, deer, dogs, tiger, etc. These are reproductively active only on a particular season or a specific season. Then this period is called ostrich cycle or a heat period. Whereas primates such as apes, monkey, humans, when they are reproduce or active in a reproduction is called menstrual cycle. Ostrich cycle जिनमें होता है these animals are called seasonal breeders, और जिनमें menstrual cycles produce होता है they are called continuous breeders. Events in sexual reproduction. Sexual reproduction में events, first is pre-fertilization event, second post-fertilization event. इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट्स कौन कौन से होते हैं यानी कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उनमें कौन कौन सी साइकिल्स चलते हैं। फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले का टाइम, सेकंड जब उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और थर्ड जब उसमें फर्टिलाइजेशन होने के बाद की जो प्रोसेस होती है, दिस इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में इट इन्वॉल्व्स द गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। इसमें गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है और गैमेट का ट्रांसफर होता है। फर्टिलाइजेशन में ये गैमेट्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जब जाइगोट बन जाता है तो उसमें जो एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि उसमें जब सेल्स का डिवीजन होता है, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। फर्स्ट आती है आपकी गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल हैप्लॉइड गैमेट्स, यानी कि इसमें मेल और फीमेल के हैप्लॉइड सेट ऑफ गैमेट्स बनते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। इसे कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, द मेल एंड द फीमेल, एंड द गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स। और जो गैमेट्स होते हैं दे हैप्लॉइड होते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कुछ एल्गीज में
गैमेट्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, देखने में वो एक जैसे लगते हैं, उनको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। तो इस तरह के गैमेट्स को हम होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स कहेंगे, वो मैं आपको आगे भी बताऊंगी। दूसरे होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, यानी कि उनको हम इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सा मेल है गैमेट और कौन सा फीमेल गैमेट है। दीज गैमेट्स आर कॉल्ड हेट्रोगैमेट्स। ठीक है, मेल गैमेट्स को एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं और फीमेल गैमेट्स को ओवम या एग कहते हैं। देखिए, होमोगैमेट्स वो गैमेट्स जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, यानी कि जिनको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि इट इज़ ए मेल और इट इज़ ए फीमेल, यानी कि जो देखने में एक समान लगते हैं, दे आर कॉल्ड होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स। हेट्रोगैमेट्स किन्हें कहते हैं? जो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, यानी कि जिनको हम देख कर बता सकते हैं इट इज़ ए मेल गैमेट और इट इज़ ए फीमेल गैमेट, दे आर कॉल्ड हेट्रोगैमेट्स। ठीक है, हेट्रोगैमेट्स। मेल गैमेट्स को हम एंथ्रोजॉइड या स्पर्म कहते हैं और जबकि फीमेल गैमेट को एग या ओवम कहते हैं। नेक्स्ट रहेगी गैमेटोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। मेल और फीमेल गैमेट्स के बनने की प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स। गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं और ये किस में होती हैं? मोनेरेंस में होती हैं, फंगी में होती हैं, एल्गी और ब्रायोफाइट्स में होती हैं। जब व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर सिमिलर अपीयरेंस, जब मेल और फीमेल गैमेट्स देखने में एक समान लगते हैं और पॉसिबिलिटी नहीं होती कि हम इनको मेल और फीमेल गैमेट्स में डिफ्रेंशिएट कर सकें, तो इन गैमेट्स को हम होमोगैमेटिक और आइसोगैमेट्स कहते हैं। और जो गैमेट्स मेल और फीमेल में अलग अलग दिखाई देते हैं, यानी कि जिन गैमेट्स को हम इजीली मॉर्फोलॉजिकली हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इट इज़ ए मेल गैमेट और इट इज़ ए फीमेल गैमेट्स, दे आर कॉल्ड हेट्रोगैमेट्स। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट यानी कि मेल गैमेट को हम स्पर्म या एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट यानी कि फीमेल गैमेट को हम एग और ओवम कहते हैं। इट इज़ अ डायग्राम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। फर्स्ट इज आइसोगैमेट्स। आपके जो ये पिक्चर है इसमें जो आप ऊपर देख रहे हैं, सबसे पहला ए पार्ट, इट इज़ ए आइसोगैमेट्स। क्लैडोफोरा के गैमेट्स हैं ये, जो कि एक एल्गा होता है। दूसरा बी पिक्चर जो दिखा रहा है वो है हेट्रोगैमेट्स। ठीक है, वो भी एक फंगी के एल्गा के हैं। हेट्रोगैमेट्स ऑफ फ्यूकस जो कि एक एल्गा होता है। और तीसरा है हेट्रोगैमेट्स ऑफ होमोसैपियंस यानी ह्यूमंस के। इट इज़ द सी वाला पार्ट इट इज़ ए फीमेल ओवम एंड इट इज़ दीज आर द मेल गैमेट्स, यानी कि इट इज़ ये ओवम है और ये मेल गैमेट, यानी कि स्पर्म या इसको हम एंथ्रोजॉइड कह सकते हैं। नेक्स्ट इज मोनोशियस और होमोथैलिक प्लांट्स। मोनोशियस और होमोथैलिक प्लांट्स किन्हें कहते हैं? प्लांट्स में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। जिन प्लांट्स में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड होमोथैलिक प्लांट्स या मोनोशियस प्लांट्स। डेसीशियस प्लांट या हेट्रोथैलिक प्लांट्स किन्हें कहते हैं? जिन प्लांट्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिफरेंट प्लांट्स पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डेसीशियस प्लांट या हेट्रोथैलिक प्लांट कहते हैं जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिफरेंट प्लांट्स पर प्रेजेंट होते हैं या डेवलप होते हैं, दे आर कॉल्ड डेसीशियस और हेट्रोथैलिक प्लांट्स। इनको हम यूनिसेक्सुअल प्लांट्स भी बोल सकते हैं। एंड मोनोशियस प्लांट्स आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल प्लांट्स, क्योंकि बाइसेक्सुअल मीन्स कि दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है, सो दे आर बाइसेक्सुअल, यानी कि बाई मीन्स टू एंड यूनि मीन्स सिंगल। तो यानी कि जिन प्लांट्स में सिंगल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड डायोशियस और हेट्रोथैलिक प्लांट्स या यूनिसेक्सुअल प्लांट्स। नाउ नेक्स्ट इज पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। पॉलिनेशन किसे कहते हैं? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, यानी कि पॉलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा तक किसी भी फ्लावर के, इट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन, यानी कि फ्लावर के स्टिग्मा तक किसी एंथर का जब ट्रांसफर होता है, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जैसा कि आप जानते हैं एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, तो जब वो एंथर ट्रांसफर होता है तो पॉलन ग्रेन्स अपने आप ही ट्रांसफर हो जाते हैं स्टिग्मा तक। स्टिग्मा जो होता है वो एक चिपचिपा ऑर्गन होता है फ्लावर का, जो जिसकी नेचर होती है पॉलन ग्रेन्स को स्टिक करने की। ठीक है, दिस प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये प्रोसेस
इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट्स के में रिप्रोडक्शन के लिए, बिकॉज क्योंकि जो मेल गैमेट होता है वो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। यानी कि मेल गैमेट कौन सा है हमारा, एंथर। एंथर इज इन मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी इज ए फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। नेक्स्ट आती है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में होमोथैलिक और मोनोशियस, मैंने अभी जो आपको पीछे आपको बताया था कि मोनोशियस या होमोथैलिक प्लांट हम किसे कहेंगे, जिन प्लांट्स में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही प्लांट में प्रेजेंट यानी कि सिंगल इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल, होमोथैलिक और मोनोशियस ऑर्गेनिज्म सच एज फंगी एंड प्लांट्स। हिस्ट्रोथैलिक और डैशियस यानी कि इट इज अ यूनिसेक्सुअल कंडीशन इन प्लांट्स। इन दिस मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर फाउंड इन डिफरेंट फ्लावर्स। ये एक यूनिसेक्सुअल कंडीशंस होती है प्लांट्स में जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं वो अलग अलग फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि अलग अलग प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। मेल पार्ट में यानी कि फ्लावर के मेल पार्ट में आते हैं आपके स्टेमन्स, ठीक है, जिसमें आपका एंथर, फिलामेंट और पॉलिंगेज प्रेजेंट होते हैं। और फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर में आते हैं पिस्टिल्स। पिस्टिल्स में आपके आती हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट है मोनोशियस प्लांट का एग्जाम्पल इज कोकोनट एंड कुकरबिट्स, दीज आर द मोनोशियस प्लांट्स। एंड द डैशियस प्लांट्स यानी कि यूनिसेक्सुअल प्लांट इज पपाया एंड डेट पाम। एनिमल्स में जो सेक्सुअलिटी है, हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। एनिमल्स में यानी कि प्लांट्स में तो हम उनको क्या कहते हैं, मोनोशियस, ठीक है, जिनमें बाइसेक्सुअल पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो किस कंडीशन को शो करता है, बाइसेक्सुअल को। अगर एनिमल्स में ये सेक्सुअलिटी आती है तब तो उन एनिमल्स, उन ऑर्गेनिज्म को हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, जिनमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे टेपवॉर्म है, अर्थवॉर्म है, स्पॉन्जेस है, लीचीज हैं, ये सब क्या हैं, हर्माफ्रोडाइट्स हैं, ठीक है। एंड द यूनिसेक्सुअल एनिमल्स जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मेल केवल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रोड्यूस करता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोड्यूस करती है। दे आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। एग्जाम्पल इज कॉकरोच, insects, birds, fishes, amphibians, all types of mammals are included in unisexual animals, जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग अलग होते हैं और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो सेल डिवीजन होता है, ठीक है, gametes are haploid through the parent plant body from which they are arise may be either haploid or diploid। gametes जो होते हैं वो पेरेंट प्लांट बॉडी से हैप्लॉइड कंडीशन में डेवलप होते हैं, जो हैप्लॉइड भी हो सकती है प्लांट पेरेंट बॉडी या डिप्लॉइड भी हो सकती है। जैसे कि आपकी फंगी है, मोनेरा है, एल्गी है, ब्रायोफाइट्स हैं, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, लेकिन जो टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, वो कैसी होती है, उनकी पेरेंटल बॉडी डिप्लॉइड होती है। तो चाहे प्लांट पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड हो चाहे पेरेंट बॉडी डिप्लॉइड हो, गैमेट्स जो फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होगा वो हैप्लॉइड फॉर्म में होगा। और हैप्लॉइड और डिप्लॉइड किसे कहते हैं, हैप्लॉइड कहते हैं हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ए गैमेट, यानी कि गैमेट में हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, और डिप्लॉइड में वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, पूरा एक सेट क्रोमोसोम्स का प्रेजेंट होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 कॉमन क्रोमोसोम्स होते हैं, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो हैप्लॉइड में क्या हो जाएगा, 11 क्रोमोसोम्स एक साइड, यानी कि 11 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड 1 सेक्सुअल क्रोमोसोम, यानी कि इस तरह से हैप्लॉइड सेट बन जाएगा। जब दो डिफरेंट पेरेंट्स से ये हैप्लॉइड सेल्स आते हैं तो ये क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड सेल बनाते हैं। नेक्स्ट इज गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर किसे कहते हैं, यानी कि जब ये गैमेट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी कि
जब इनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। इन सम एल्गी एंड फंजाई बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मोटाइल। कुछ एल्गी और फंजाइज में मेल और फीमेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स मेल गैमेट जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं और फीमेल गैमेट स्टेबल होते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट्स आर मोटाइल वाइल द फीमेल गैमेट्स आर स्टेशनरी। आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन के बाद मेल एंड फीमेल गैमेट शुड कम इन फिजिकल एसोसिएशन सो दैट दे कैन बी फ्यूज्ड विद ईच अदर। गैमेट फॉर्मेशन के बाद मेल और फीमेल गैमेट्स फिजिकली एसोसिएशन में आते हैं एंड दे फ्यूज्ड विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं। इट इज़ अ टेबल ऑफ दिस टेबल इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम्स नंबर दिए हुए हैं, यानी कि हैप्लॉइड फॉर्म में भी हैं, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम में भी हैं और डिप्लॉइड फॉर्म में भी हैं। ह्यूमन बींग्स में कितने टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसका हाफ कितना हो जाएगा? 23। हाउस फ्लाइज में 12 होते हैं, तो क्रोमोसोम्स नंबर कितना रह गया? एन में कितना रह गया? 6। सेकेंड, रैट में 21 हाफ होते हैं, तो 2n कितना हो जाएगा? जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2, तो 42। इसी तरह से डॉग में 78 होते हैं, तो हाफ कितने हो गए? 39। वेरी गुड। इसी तरह से आगे भी दिए हुए हैं, इनको आप सेल्फ फिल करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। नाउ नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट फॉर्मेशन हो रही थी और गैमेट का ट्रांसफर हो रहा था। गैमेट ट्रांसफर के बाद जो इवेंट आता है वो होता है फर्टिलाइजेशन का, यानी कि जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी, एंड दिस प्रोसेस मेक्स अ डिप्लॉयड जाइगोट। जब ये प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की तो इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को हम सिनगैमी भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, पर इससे पहले एक चीज़ और बता दूं, पार्थिनोजेनेसिस किसे कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं जब फीमेल गैमेट्स में डेवलपमेंट होता है और नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। यानी कि जब बिना फर्टिलाइजेशन के न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, ये मैं आगे भी बताऊंगी पार्थिनोजेनेसिस के बारे में। अब पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन 2 टाइप्स की होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आपने एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। एक्सटर्नल मीन्स बाहर जो होता है, जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है, दिस इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल एल्गा, फिश एंड इन एम्फीबियंस, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल के तौर पर इन द वाटर बॉडी, दिस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। उस टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी कि जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन बॉडी के बाहर होता है, यानी कि वाटर के अंदर होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। Internal fertilization in the most of terrestrial organs, example fungi, higher animals, and majority of plants such as bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, and angiosperms, the process of fertilization takes place inside the body of the organism. इन सभी में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होती है, और इस टाइप का जो गैमेटिक फ्यूजन होता है, दिस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। उस फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द events of the reproduction, pre-fertilization and fertilization. Now in my next video I will explain the post-fertilization events. So
If you are not subscribed my channel or like the videos, please like and share my videos, and then subscribe my channel, and also press the bell icon to get the new videos notification. Thank you so much.